हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे अपरिमेय संख्या। यानी इसके बारे में पहली बात तो हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या चीज़ हैं, यानी इर्रेशनल नंबर को क्या कहा जाता है, कैसे इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या इसके हम कहें कि क्या इसके फैक्टर्स हैं, कैसे पता चल पाता है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो आपको पता होगा कि जो रेशनल नंबर थे उन्हें हम कुछ यूं लिखते थे P बाई क्यू। P बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर को लिखा जा सकता था, जहां पर ये जो नीचे वाला Q है ये नॉट इक्वल टू 0 होता था। कुछ ऐसा अगर हो जाता था तो ये हमारा क्या कहलाता था कि रेशनल नंबर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रेरी हो रहा होगा, यानी कंट्राडिक्शन हो रहा होगा, इस वजह से एक अपरिमेय संख्या भी बनकर आई, यानी इर्रेशनल नंबर पुटअप हुआ। जैसे कि अभी ये कहा जाए कि एक चीज और आप जानिए, P और ये Q जो आपको दिखाई दे रही, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी P और Q एक ऐसा नंबर है जो विदाउट कॉमन फैक्टर है। जैसे कि हम P की वैल्यू ले लें 13 और Q की वैल्यू ले लें 14। कितना ले लिए? 14। तो जैसे P बाई क्यू क्या हो जाएगा आपका 13 बाई 14। आप बताइए मुझे कि इसमें कोई आपको कॉमन वैल्यू दिखाई दे रही है? हमें तो नहीं लगा कि कोई कॉमन फैक्टर होगा। दोनों में 1 है, 13 1 जा 13, 14 1 जा 14। ये चीज तो जहां ये वाला मेथड अप्लाई नहीं हो रहा होगा वो सारे नंबर कौन से आएंगे, किसमें आ जाएंगे? इर्रेशनल नंबर में। जैसे कि अभी आपसे एग्जांपल के तौर पर, या एग्जांपल क्या बोर्ड में ही पूछ ले कि प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। क्या चीज? इर्रेशनल। सो हाउ टू पुट या हम कहें कि हाउ टू प्रूफ √3 इज इर्रेशनल। इट इज द ओनली वन मेथड आवर कंट्राडिक्शन। देखिए ध्यान से, ये समझने वाली बात है कि इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए कोई बढ़िया डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो इसके लिए हम खुद को ही उल्टा प्रूफ, मतलब उल्टा मानने की कोशिश करेंगे। उल्टा क्या मानेंगे? देखिएगा, अगर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, सोल्यूशन इसका करना स्टार्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा? हम मान लेते हैं लेट √3 इज रेशनल। क्या चीज? रेशनल। अगर ये रेशनल हो गया, और रेशनल लिखकर हम लिख लेते हैं कॉन्ट्रेरी, यानी जो चीज कहना चाहिए उसका उल्टा लिखे हुए हैं। तो आप बताइए, जो रेशनल नंबर होते हैं उनको एज ए P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने √3 को भी P बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर दिया? लिख दिया। थोड़ा सा पलट कर लिखते हैं, P बाई क्यू इक्वल टू लिख देते हैं √3। क्लियर? और इससे क्या हो जाता है, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर Q उधर जाता है तो P इक्वल टू आता है √3Q। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसका मतलब ध्यान से आप देखिएगा, और हम एक काम करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, यानी वर्ग कर देते हैं। स्क्वायर क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आप ये जान जाइए कि ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आने वाला बहुत ही हम कहें कि खूबसूरत प्रश्न है। और क्या कहा जा सकता है, बस यहाँ पर ये डिजिट चेंज कर दी जाएगी। √3 के जगह पर हो सकता है √2 हो जाए या √5 हो जाए। तो हमने दोनों साइडों को क्या कर दिया? स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर इक्वल टू √, इस पर लगा हुआ है, √ हट जाएगा और क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। इससे क्या होता है आपको? इससे होता है, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, जो ये 3 है ना, ये P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड। क्योंकि P स्क्वायर के फैक्टर ग्रुप में आ रहा है। जैसे हम इसे अगर थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखें तो कुछ यूं आएगा, 3 इंटू Q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? P स्क्वायर का एक फैक्टर कितना है? 3 है। यहाँ से ये बात डिसाइड हो चुकी है। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है
therefore p square is divisible by 3। क्या चीज? जो p स्क्वायर है वो 3 से क्या है? डिविजिबल है। बाय द, आपको फंडामेंटल थ्योरम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय द, एक थ्योरम है, बाय द फंडामेंटल थ्योरम। यानी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि जो भी आपका है इस तरीके का रूल, तो उसमें आप ये जान जाइएगा कि वो डिविजिबल है, जो भी गिनती लिखी हुई है। तो अगर इस तरीके से है तो एक चीज और ये जान जाइए, अगर पी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो सिंपली पी होगा, सिर्फ सिंपली पी, वो भी इज डिविजिबल बाय, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर जबकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, डिविजिबल बाय 3। इतना क्लियर हो गया। अगर ये चीज है तो इसे हम कहीं ना कहीं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू 3m। इसका मतलब साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये क्या है आपका, यहां पर ये स्टेप, एक स्टेप नीचे लिख लेते हैं, P स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट, कहीं ना कहीं हमारे वर्क के लिए है। अब क्या करेंगे, जो P इक्वल टू 3m है इसको इक्वेशन से फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग P इक्वल टू 3m इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो पुट कर दीजिए भाई, देखिए जहां P है वहां हम लिख देंगे 3m, तो मुझे P पहले ही दिखाई दे रहा है, 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। इतना हो गया। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, और m का स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर होता है, यानी 3q स्क्वायर। इतना हो गया। थोड़ा सा इसे पलट कर लिखते हैं, तो 3q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। और सिर्फ हमें q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, q स्क्वायर की। तो क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर अपॉन 3, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, यानी q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3m स्क्वायर। क्या आया, 3m स्क्वायर। ये 1 जो है ये 3 के डिविजिबल में कटा हुआ है, आप 2 के उस पर मान लीजिएगा। तो ये q स्क्वायर की वैल्यू भी यही आ गई है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ जाएंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ वाले पर तो सेम फिगर बना हुआ था। तब क्या आपने बता दिया था कि जब 3 यहाँ आया था तो आपने p स्क्वायर को डिविजिबल बता दिया था। उसी तरीके से जब 3 यहाँ आ रहा है तो आप किसको बताएंगे, q स्क्वायर को डिविजिबल बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PQ स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 3। और फिर वही बात लिख देंगे, बाय द फंडामेंटल थ्योरम। तो ये चीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर Q स्क्वायर डिविजिबल है तो आई थिंक मेरे हिसाब से Q भी डिविजिबल होगा, जो सिंपल Q होगा इज डिविजिबल बाय 3। जैसे वहां पर हमने P इक्वल टू 3m ले लिया था, वैसे यहाँ पर Q इक्वल टू 3n ले लेंगे। लेकिन एक चीज आपने वहां पर देखी थी कि P के भी वैल्यू में 3 आ रहा था और Q के भी वैल्यू में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये मुझे क्लियर हो गया है कि, ध्यान से देखिएगा कि देयरफॉर P and Q have at least 3 as a common factor।
3 as a common factor. बिल्कुल सही बात है, लग भी रहा है भाई। पी की भी वैल्यू में 3 आ गया, क्यू के भी वैल्यू में 3 आ गया, तो दोनों की वैल्यू में 3 तो आ ही रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आप ही बताइए। हमने क्या कहा था कि पी बाई क्यू जब लिखेंगे हम लोग, जो रेशनल के लिए होगा, वहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो कंट्राडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि रेशनल में कॉमन फैक्टर नहीं आता है। हमने √3 को एज ए रेशनल नंबर मान लिया था और वहाँ पर कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, या हम कहेंगे कि कंट्राडिक्शन होगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-prime। क्या होंगे, को-प्राइम। अगर ये बात गलत हो गई है तो जाहिर सी बात है, हमने जो माना था आवर कंजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, क्या हो गया है, कॉन्ट्राडिक्शन लिख देंगे, यानी कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने माना था, कंट्राडिक्शन, एंड हैंस √3 बी ए इर्रेशनल, क्या चीज, इर्रेशनल नंबर। क्यों गलत हो गया, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर हमने इर्रेशनल क्यों लिखा, क्योंकि हमने √3 को शुरू में मान लिया था कि ये रेशनल है, जबकि रेशनल की जो क्वालिटी होती है या जो प्रॉपर्टी होती है उसको पी और क्यू ने फॉलो ही नहीं किया। तो अगर पी और क्यू ने फॉलो नहीं किया तो √3 किस ग्रुप में चला गया, हमारा इर्रेशनल मेथड में गया। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी है, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।